Good afternoon, students. I am Dr. Vandana Singh, Diet Lecturer, Psychology, कौशाम्बी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्कूल मैनेजमेंट का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, कार्य, आवश्यकता और महत्व। आज हम विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र के घटक, विद्यालय प्रबंध क्षेत्र के कार्य और भौतिक संसाधनों के प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। प्रबंधन, जैसा कि हम पहले ही मतलब इसको पढ़ चुके हैं कि अपेक्षाकृत कम समय और कम व्यय के साथ निर्धारित उद्देश्यों की अधिकतम संप्राप्ति के लिए संसाधनों की व्यवस्था और लक्ष्य प्राप्ति ही प्रबंधन है। और अब शिक्षा प्रबंध के क्षेत्र। शिक्षा प्रबंध के क्षेत्र का अर्थ होता है शिक्षा प्रबंधन का विस्तार तथा कार्य क्षेत्र जहाँ शिक्षण अधिगम का संपादन किया जाता है। आधुनिक समय में शिक्षा प्रबंध के कार्य क्षेत्र का विस्तार अधिक व्यापक हो गया है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और शिक्षा के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने वाली प्रत्येक क्रिया शिक्षा प्रबंधन का अंग होता है। इस प्रकार की प्रत्येक क्रिया का संचालन विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उपकरणों, पुस्तकों, मानव शक्ति तथा आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना शिक्षा प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है। अब इन बातों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा प्रबंध के क्षेत्र तथा विस्तार की हम विवेचना कर सकते हैं। जैसे कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र का अध्ययन हम 4 कंपोनेंट्स जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, इसके आधार पर कर सकते हैं। जैसे कि पहला है शिक्षा के विकास का लक्ष्य, दूसरा है नियोजन के कार्यक्रम, तीसरा है कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, चौथा है प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। जैसे कि हम इसमें पहले में ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फिर उसको प्लान करते हैं, तीसरे में उसको एडमिनिस्टर करने की व्यवस्था करते हैं, चौथे में हम उनका आकलन करते हैं एक तरीके से कि वो कितनी कारगर हुई हैं, जिससे कि हम उसको अपने मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हम कितना हद तक पा चुके हैं, और अगर नहीं तो कब तक पाएंगे, क्या कमियां रह जा रही हैं, ये बातें। तो सबसे पहले हम कहेंगे शिक्षा के विकास का लक्ष्य में कि शिक्षा प्रबंधन का एक सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। समाज शिक्षा प्रबंधन के लिए एक कह सकते हैं कि मानवीय तथा अन्य स्रोतों की सुविधाएं प्रदान करता है। अब ये मानवीय और अन्य स्रोत, जैसे कि हमने बताया था, भौतिक, वित्तीय और सैद्धांतिक स्रोत जो हैं, परंतु साथ ही साथ समाज की कुछ अपेक्षाएं भी होती हैं, जिसे विकास का लक्ष्य कहते हैं। जैसा कि समाज एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, इसलिए उसकी अपेक्षाएं भी बदलती रहती हैं। अब विद्यालय प्रबंधन द्वारा इन अपेक्षाओं की भी पूर्ति करनी होती है। तो इस प्रकार शिक्षा प्रबंधन की प्रणाली में सतत नियोजन, जैसे कॉन्टिन्यूअस प्लानिंग व्यवस्था तथा आंकलन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिससे कि शिक्षा के समुचित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। अब नेक्स्ट है नियोजन के कार्यक्रम। अब नियोजन का अर्थ है कार्यों के संपादन का प्रारूप विकसित करना, जैसे कि विद्यालय के आरंभ करने से पूर्व संपूर्ण कार्यों की रूपरेखा बनाना होता है, जिसे ही हम नियोजन कहते हैं। अब इसमें निर्णय लेने होते हैं कि विद्यालय में कौन कौन से पाठ्यक्रमों को आरंभ किया जाए और उनके लिए आवश्यक उपकरणों, पुस्तकों, शिक्षकों तथा अन्य स्रोतों के लिए आर्थिक साधन उपलब्ध कराने ही होंगे। अब इसके अतिरिक्त नियोजन द्वारा अन्य विकल्पों का भी आकलन करना होता है, जैसे कि नियोजन में उत्तम विकल्प का चयन अपने संसाधनों के अनुरूप ही करना होता है कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें से हम बेस्ट ही चयन कर सकते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा सोचें तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं में हमको बेस्ट का सेलेक्ट करना होता है, बेस्ट चॉइस हमको लेनी होती है। तो इसके बाद ही प्रबंध का कार्य आरंभ किया जाता है। अब विद्यालय प्रबंधन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का प्रतिपादन जो है वो प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। जैसे
जो कि शिक्षा व्यवस्था एक मुख्य समस्या रही है, हम कह सकते हैं। जैसे शिक्षा तंत्र का संचालन तथा उसका नियंत्रण, उस पर कंट्रोल करना एक अहम समस्या इसलिए भी है कि इस पर राजनीतिक पॉलिटिकल प्रेशर और प्रशासनिक हस्तक्षेप अधिक होने लगा है आजकल। तो विद्यालय व्यवस्था का अर्थ होता है कि नियोजन के अंतर्गत जिस प्रारूप को विकसित किया जाता है, मतलब जो प्लान किया जाता है उसका वास्तविक रूप में क्रियान्वयन किया जाए, मतलब उसी को एडमिनिस्टर किया जाए। बट व्यवस्था स्तर पर इसका प्रारूप बिल्कुल ही बदल जाता है। तो विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि उसे समय के अनुरूप बदलना चाहिए। अब शिक्षा की व्यवस्था भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में भी रखकर दी जानी चाहिए, जैसे आधुनिक तकनीकी अधिनियमों को भी ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए, मतलब अपने आप को अपडेट करते हुए। अब कार्यों के संपादन में भी समन्वय हो, इस तरीके से होना चाहिए। विद्यालय व्यवस्था को एक इकाई के रूप में क्रियाशील होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब जो चौथा इसका कंपोनेंट है वो है प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना, जिससे कि हम पहली क्लास में शायद मैंने इसको पढ़ाया था थोड़ा प्रबंधन के सेक्शन में, लेकिन फिर से हम इसको बताते हैं। जैसे विद्यालय प्रबंधन की प्रभावशीलता का आकलन उसके उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाना चाहिए, है ना। अब विद्यालय का आकलन छात्रों की उपलब्धियों तक ही सीमित न रखा जाए। यद्यपि यही मापदंड अधिक प्रयोग किया जाता है कि अगर छात्रों की उपलब्धियों को उनके परीक्षा परिणामों से निर्धारित होता है कि अगर ज़्यादा बच्चे, यहाँ के बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती होगी। तो इस तरीके की चीज़ें कि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत जिन कार्यों का नियोजन किया गया है उन सभी कार्यों का आकलन करने पर ही प्रबंधन में समुचित विकास तथा सुधार लाया जा सकता है। अब विद्यालय प्रबंधन के आकलन के लिए समितियों का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें कि कुछ समितियां हैं, जैसे शिक्षक परिषद हो गया, छात्र परिषद, शिक्षक समितियां, विशिष्ट समितियां, सामाजिक सेवा समितियां, व्यवहारिक मापदंड। तो इन परिषदों तथा समितियों का गठन विजातीय सदस्यों को सम्मिलित करके किया जाना चाहिए, है ना। इन्हें आकलन की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और इन समितियों में निरंतर क्रियाशीलता, ये निरंतर क्रियाशील रहना चाहिए इनको, और इनकी जो आकलन की क्रिया है निरंतर चलती रहे, यानी कि एक बार कर लिया फिर रुक गया नहीं, उसमें कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। अब विद्यालय प्रबंध क्षेत्र के कार्य जो कि हम ऑलरेडी इसकी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, चूँकि कॉन्टिन्यूटी में आ रहा था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर दे दिया ताकि उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये वही हैं जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। तो अब हम स्कूल मैनेजमेंट वाले पोर्शन के कार्य जो हैं, अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। सॉरी। अब भौतिक संसाधनों के प्रबंधन की जहाँ तक बात आती है तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी भूमिका के रूप में कि विद्यालय जो है विद्या का मंदिर होता है और हमें यहाँ ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें कि छात्रों और शिक्षकों की शारीरिक और मानसिक शक्ति पूरी तरीके से कार्य कर सके। विद्यालय का जो भवन है या जो कक्षा है कि जो कमरे हैं वो इतने अच्छे होने चाहिए कि छात्रों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, और वहाँ का जो हेल्दी इन्वायरमेंट कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्यवर्धक वातावरण का महत्व इस बात से भी स्पष्ट है कि छात्र अपने समय का अधिक भाग विद्यालय में ही स्पेंड करते हैं, व्यतीत करते हैं। तो समुचित प्रबंध तथा अन्य सामग्री के अभाव में छात्र किसी भी प्रकार से सुनिश्चित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। अतः जो विद्यालय के भौतिक संसाधनों के प्रति ध्यान आकर्षित करना हमारा सर्वप्रथम दायित्व है कि विद्यालय का जो सौंदर्य है या जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ जो छात्रों को अपने विद्यालय के प्रति एक उनको गर्व भी महसूस करवाता है। निश्चित रूप से विद्यालय ठोस आदर्शों का प्रतीक है। ये आध्यात्मिकता के लिए भी एक स्थायी भौतिक अभिव्यक्ति का साधन है। विद्यालय का जो रूप और जो सौंदर्य आकर्षक हो, क्योंकि जो बाह्य रूप
ही आंतरिक व्यवस्था का दर्पण होता है। मतलब बाहर ये रूप देखकर ही हम आंतरिक व्यवस्था कैसी होगी इसका अंदाज़ा लगाने लगते हैं। तो सॉरी, भौतिक विद्यालय में भौतिक संसाधनों के कुछ प्रमुख अंग हैं, जैसे कि विद्यालय भवन, विद्यालय छात्रावास भवन, विद्यालय प्रयोगशाला भवन, विद्यालय पुस्तकालय भवन, खेल तथा खेल का मैदान, विद्यालय फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, विद्यालय स्वच्छता, शौचालय, पेयजल व्यवस्था। अब विद्यालय भवन, विद्यालय में अगर हम भवन की बात करें तो साधारणतः सुंदर ढंग से बना हुआ विद्यालय का भवन छात्रों के स्वास्थ्य, काम करने के लिए शक्ति तथा चरित्र पर अपूर्व प्रभाव डालता है। और अगर विद्यालय की जो स्थिति है वो नगर में नगरीय साधन आबादी से थोड़ा दूर रहे तो उत्तम होता है। कहने का मतलब कि थोड़ा शांत, पीसफुल प्लेस हो, बहुत शोरगुल ना हो, बहुत पॉल्यूटेड एरिया ना हो, इस तरीके की जगह पर होना चाहिए विद्यालय भवन। तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय जो है एक आदर्श संस्था होती है। यह जितना ही अधिक सुंदर होगा, बालक उसके पर्यावरण में रहने के उतने ही उन्मुख होंगे। अतः एक अच्छे विद्यालय भवन की कुछ आवश्यकताएं हैं, जो कि जैसे कि विद्यालय के लिए पर्याप्त स्थान का होना, स्थान का स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में होना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो बनावट है वो थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से हो, सामर्थ्य तथा उसकी उपयोगिता हो, कम लागत हो तथा लचीलापन हो, विद्यालय क्षेत्र की सुरक्षा हो, विद्यालय भवन को दुर्घटनाओं से बचाना हो, कुछ ऐसी स्पेस जहाँ पे सेफ हो, और विद्यालय की सजावट अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय छात्रावास भवन। अब हम ये कह सकते हैं कि छात्रावास जो है विद्यालय की उस समय अधिक अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है जब उसमें जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो दूर के स्थानों के रहने वाले हों। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी इतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर किसी विद्यालय की शैक्षिक उपलब्धियां बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय हों तो स्वाभाविक है कि कोई भी अभिभावक ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ज़रूर भेजना चाहेगा। और अगर अच्छे कार्य करने वाले विद्यालय के लिए छात्रावास की आवश्यकता तो होती ही होती है, क्योंकि अगर दूर के बच्चे आएंगे तो वो कहाँ स्टे करेंगे, कहाँ रुकेंगे। तो आज, और ये आज की ही नहीं, अभी तो पहले के समय में भी ये परंपराओं में था, प्राचीन परंपराओं में था, जब गुरुकुल में छात्रावास की आवश्यकता होती थी। तो छात्रावास छात्रों में कई तरीके की क्वालिटीज़ का डेवलपमेंट करता है, गुणों का विकास करता है। जैसे कि छात्रावास छात्रों में सामूहिक जीवन जीने की कला विकसित करने के लिए उपयुक्त स्थल है। यहाँ पर विद्यार्थी भावी जीवन के लिए सहयोग, साहचर्य और आत्मनिर्भरता का जीवन व्यतीत करना सीख जाते हैं। उनमें स्वशासन, आत्मनिर्भरता, परस्पर सहयोग, स्वनिर्माण आदि गुणों का भी विकास होता है, जो कि किसी भी जनतंत्रीय शासन व्यवस्था के नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक है। छात्रावास के साथ उपयुक्त खेल का मैदान व आंतरिक खेल की व्यवस्था होने से छात्रों का समुचित शारीरिक विकास होता है तथा जीवन में खेल की भावना का भी विकास होता है। तो किसी भी विद्यालय में छात्रावास की व्यवस्था जो करने के पूर्व कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि छात्रावास कितने विद्यार्थियों के लिए हो जिसमें उनके रहन सहन में कठिनाई ना हो, छात्रावास के साथ भोजनालय की भी व्यवस्था हो, छात्रावास भवन विद्यालय भवन से दूर ना हो, छात्रावास के आसपास का वातावरण जो है, पर्यावरण जो है वो स्वच्छ हो, छात्रावास में आंतरिक खेलों की समुचित व्यवस्था हो, छात्रों के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाते रहना चाहिए, जिससे कि वो अपनी जो स्किल्स हैं उसको डेवलप कर पाएँ। और ये ध्यान रहे कि छात्र घर से दूर है अगर, तो विद्यालय के संरक्षण में है, तो वहाँ के जो वार्डन का व्यवहार है, जिनके निगरानी में वो रह रहे हैं गार्जियनशिप में, तो उसका जो व्यवहार है वो निष्पक्ष हो, स्नेह युक्त हो, सहयोगपूर्ण हो, वह अभिभावक तुल्य हो, जिससे कि उन्हें घर के अभाव महसूस ना हो। अब इसके बाद आता है प्रयोगशाला भवन। अब
जैसे कि हम कहते हैं जैसे आज शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसी तरीके से हमारे विद्यालय की जो प्रयोगशालाएं हैं उनका भी वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं ज्ञान को बढ़ाने में। जैसे कि प्रयोगशाला वस्तुतः किस इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप स्वरूप प्रदान करने के लिए भी आवश्यक होती है, जिसमें छात्र स्वयं करके सीखते हैं। मतलब कि जो स्वयं करके सीखना जो सिद्धांत है उसको जो प्रयोगशालाएं हैं वो क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं, यह इम्पॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करती हैं। तो अगर हम सामान्यतः बात करें तो जब हम प्रयोगशाला की बात करते हैं तो हमारा ध्यान केवल विज्ञान की ही लैबोरेटरीज़ पर जाता है, परंतु जो आधुनिक युग में अच्छे विद्यालयों में विज्ञान विषयों के अतिरिक्त और अदर सब्जेक्ट्स की भी प्रयोगशालाएं होती हैं, जैसे कि भूगोल अथवा भाषाओं की भी प्रयोगशालाएं स्थापित की जाती हैं, जैसे कि मनोविज्ञान शाला है और निर्देशन कक्ष की आज तनावग्रस्त समाज के लिए आवश्यक प्रयोगशालाएं बन गई हैं। कंप्यूटर के प्रयोग ने कंप्यूटर की प्रयोगशाला की अनिवार्यता स्वयं सिद्ध कर दी है। तो प्रयोगशाला की व्यवस्था इसमें मतलब क्यों ज़रूरी है उसके विषय में अगर हम जानें तो जैसे कि स्वयं करके सीखने हेतु विषय के अनुरूप उचित पर्यावरण प्रदान करने के लिए एक स्थान पर विषय की अधिगम सामग्री की उपलब्धता के लिए, विषय में अधिक रुचि लेने के लिए व प्रेरणा के लिए प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है। और अगर हम इसको और डिटेल में जाएं तो सिद्धांतों को परखने व पुष्ट करने के लिए, सिद्धांत निर्माण हेतु आवश्यक प्रक्रिया जानने के लिए, समालोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है। अब पुस्तकालय भवन। पुस्तकालय जैसा कि विद्यालय का हृदय है, जहाँ शिक्षकों और छात्रों के ज्ञान की अंतर्क्रिया होती है। शैक्षिक जीवन के लिए पुस्तकालय एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि शैक्षिक क्रियाकलापों के लिए यह मुख्य केंद्र होता है, जहाँ से शिक्षक व विद्यार्थी निरंतर ज्ञानार्जन करते हैं कि अधिगम कैसे किया जाए। इसका शुभारंभ पुस्तकालय से ही होता है। तो सभी शिक्षण विधियों तथा विषयों पर उत्तम पुस्तकें पुस्तकालयों में होती हैं। यहाँ शिक्षक इनके आधार पर ही अपनी शिक्षण विधियों में सुधार लाता है। अब पुस्तकालय के कुछ कार्य भी होते हैं, जैसे कि पुस्तकें शिक्षकों के अनुदेशन कार्य में सहायता देती हैं। ये विभिन्न विषयों व यही विभिन्न विषयों पर पुस्तकें तथा संदर्भ पुस्तकें ज्ञान में वृद्धि करती हैं, विद्यार्थियों के स्वाध्याय को बढ़ावा देती हैं। पढ़ने की आदतों को पुस्तकालय के माध्यम से विकसित किया जाता है। पुस्तकालय अच्छे साथी के रूप में पुस्तकों को पढ़ने को प्रोत्साहित करता है। यह पाठ्यक्रम के संपादन का कार्य करता है और बालकों में शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों आदि के उचित प्रयोग की कुशलता विकसित करता है। अब अगर हम विद्यालय में पुस्तकालयों की इस समय की स्थिति की बात करें तो हमारे देश में पुस्तकालयों की स्थिति बहुत शोचनीय है। अधिकांश विद्यालयों में तो पुस्तकालय हैं ही नहीं, और अगर हैं भी तो पुरानी पुस्तकें हैं जो कि छात्रों की रुचियों और कह सकते हैं कि आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं खरीदी गई हैं। और अगर जहाँ तक और यदि हैं तो उसमें भवन है तो भवन हैं भी तो फर्नीचर, वित्त, पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकों का चयन, मुक्त प्रवेश प्रणाली की समस्या है। तो इन परिस्थितियों में किस तरीके का वातावरण किया जाए कि विद्यार्थी पुस्तकालयों का पूर्ण रूप से उपयोग कर सके और जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके, तो उसमें कुछ सुधार के लिए भी उपाय दिए गए हैं, जिसमें कि है कि पुस्तकालय भवन के लिए अलग से आकर्षक भवन की व्यवस्था हो, पुस्तकालय में फर्नीचर की व्यवस्था की जाए, पुस्तकालय में छात्रों के लिए नवीन उपयोगी पुस्तकों व पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाए। पुस्तकालय का रख रखाव अच्छा होना चाहिए, जिसमें कि पर्याप्त अलमारियां हों। विद्यार्थियों को नियमित रूप से पुस्तकें देने की व्यवस्था की जाए। पाठ्य पुस्तकों व अन्य पुस्तकों के वितरण के लिए समय विभाजन किया जाए। विद्यालय स्तर पर पुस्तकालयों में बुक बैंक की स्थापना की जाए। अब प्रधानाचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष,
कम क्लर्क होने चाहिए कि पुस्तकालय के विस्तार हेतु पुस्तकालय नियमों को कड़ाई से पालन कराएं। माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए और समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाए उनको। पुस्तकालय में लाइब्रेरी कार्ड के द्वारा ही प्रवेश दिया जाए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय समय सारणी में पुस्तकालय कालांश निर्धारित होना चाहिए और पुस्तकालयों में कंप्यूटर, सीडी, इंटरनेट, दूरदर्शन, वीडियो कैसेट आदि आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। तो अगर हम ये सारी सुधार कर लें तो हमारे यहाँ पुस्तकालयों की स्थिति बहुत ही काफ़ी हद तक उसमें सुधार आ सकता है। और हम कह सकते हैं कि विद्यालय पुस्तकालय स्वाध्याय की आदत के विकास की पहली सीढ़ी होती है, इसलिए इसको नज़रअंदाज न करते हुए इसमें सुधार ज़रूर लाना चाहिए। और पुस्तकों की और पुस्तकालयों के प्रयोग का जो प्रारंभिक प्रशिक्षण विद्यालय पुस्तकालय में ही प्राप्त होता है, आगे व उच्च शिक्षा तक वो उनके स्वाध्याय पर अध्ययन और शोध कार्य में भी बड़ा ही सहायक होता है। तो अतः विद्यालय की समय सारणी का नियोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों में यदि नित्य संभव न हो तो कम से कम सप्ताह में 3 दिन पुस्तकालय जाने व वहाँ पढ़ने का समय अवश्य प्राप्त हो सके। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है खेल और खेल का मैदान। शिक्षा को संपूर्ण विकास की प्रक्रिया माना जाता है, जिसमें कि भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्षों के विकास के साथ शारीरिक विकास होना भी आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो विद्यालयों में शिक्षण के साथ खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जाती है, जिससे कि बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ बना रहे। और खेल विधि को तो हम एक अध्ययन के लिए भी हम इसको प्रयोग करते हैं। तो खेल का महत्व, अगर हम इसके महत्व की बात करें तो शारीरिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। खेल की क्रियाओं द्वारा स्वस्थ शरीर का विकास होता है और ये खेल शिक्षा की पूरक क्रिया मानी जाती है। इसके महत्व को हम अगर देखें तो पहले ये आता है कि शारीरिक स्वास्थ्य के विकास की दृष्टि से महत्व है इसका, सामाजिक सक्षमताओं के विकास की दृष्टि से, शिक्षा में विकास की दृष्टि से, सकारात्मक सोच एवं सहनशीलता की दृष्टि से, छात्रों के सृजनात्मक क्षमताओं के विकास एवं अभिव्यक्ति की दृष्टि से, छात्रों के स्वास्थ्य के अनुरक्षण एवं विकास की दृष्टि से, छात्रों की आंतरिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति एवं विकास की दृष्टि से इसका महत्व है। तो अब इसके बाद जो आता है खेल का मैदान, जैसे कि अब बिना खेल के मैदान के विद्यालय परिसर अधूरा होता है और किसी भी संस्था की मान्यता के लिए खेल का मैदान होना प्राथमिक आवश्यकता मानी जाती है। तो छात्रों के समुचित व्यक्तित्व के विकास में खेल के मैदान का विशेष महत्व होता है, जो कि हम जानते हैं खेल का कितना महत्व है। और खेल के छात्रों में जिन गुणों का विकास किया जाता है वह कक्षा शिक्षण में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो है वो ये जो रियल फील्ड होता है जहाँ खेल का मैदान शिक्षा एवं शिक्षण की सहायक प्रणाली है। बाह्य खेलों के लिए जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और कबड्डी जैसे खेलों के आयोजन के लिए भी खेल के मैदान की आवश्यकता होती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो विद्यालय फर्नीचर। अब विद्यालय जो है वो समाज का लघु रूप माना जाता है। तो विद्यालय ही समाज को एक ऐसे व्यक्ति प्रदान करता है जैसी उस समाज की आवश्यकताएं होती हैं। तो बालकों को विद्यालय में पढ़ने भेजा जाता है जिससे कि उनके अंदर उन गुणों का विकास हो सके जिन गुणों की समाज अथवा राष्ट्र को आवश्यकता है। तो इन गुणों के विकास का उत्तरदायित्व तो शिक्षक पर माना जाता है, परंतु शिक्षक के अतिरिक्त कुछ भौतिक प्रारूप और भी हैं जो बालक के विकास में सहयोग करते हैं, जैसे कि शुद्ध पीने का पानी है, बैठने का उचित स्थान, हवादार कमरे, पेड़ पौधे व विद्यालय का फर्नीचर आदि। अब कक्षा फर्नीचर जो हमारे पास जैसे उसकी भी जैसे एक आदर्श कक्षा में कुछ फर्नीचर होना आवश्यक होता है, जैसे कि विद्यार्थियों को बैठने के लिए सीटें जैसे कुर्सी एवं डेस्क, शामपट होना चाहिए, शिक्षक की मेज एवं कुर्सी होनी चाहिए, अलमारियाँ हों, बुलेटिन बोर्ड हो, स्टैंड हो, कूड़ेदान हो
आदि। तो प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों को बैठने के लिए उचित अगर व्यवस्था होनी चाहिए होती है, जिससे कि वो उचित आसन में बैठकर शिक्षक से शिक्षण लेते हैं। तो जब बैठने का आसन उनका उचित होगा तो विद्यार्थियों में जो थकान है वो थोड़ा लेट से होगी, और वो उनका जिससे कि उनका वो अच्छे से लर्न कर पाते हैं, उनका उचित अधिगम होता है। तो अच्छा शिक्षण, अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षण के दौरान विद्यार्थी के आसन की उपेक्षा हमको नहीं करनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शैक्षिक उपकरण। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं, जैसे कि शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक सामग्रियों का प्रयोग करता है। जो शिक्षक जितना ही उचित शैक्षिक सामग्री का प्रयोग करता है वो उतना ही प्रभावशाली माना जाता है। अब इस शैक्षिक उपकरण कह सकते हैं कि कुछ सामग्रियों का अपना विशेष महत्व होता है, जैसे कि श्यामपट्ट हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, मानचित्र हो गया, रेखा चित्र तथा आकृतियाँ हो गया, ग्राफ हो गया, विज्ञान शिक्षण सामग्री हो गई। तो ये कुछ शैक्षिक उपकरण हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं हमारे शिक्षण अधिगम में। अब विद्यालय की स्वच्छता बालक के जीवन का एक अनिवार्य गुण है, ये तो हम जानते हैं। बालक को घर के साथ साथ अपने विद्यालय में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि विद्यालय को भी ध्यान देना चाहिए। जैसे छात्रों विद्यालय में पानी के बहाव के लिए नालियों के उचित प्रबंध किया जाए, तो ये सब चीज़ें जिससे कि वह पानी विद्यालय में एकत्रित ना हो सके, और चूँकि एकत्रित पानी होगा तो वहाँ बीमारियाँ उत्पन्न करने वाले मच्छर या इस तरह की चीज़ें होंगी, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बीमार पड़ सकते हैं। छात्रों की व्यक्तिगत स्वच्छता का भी समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए, जिससे कि वो रोगों से दूर रह सकें। विद्यालय में सफाई कर्मचारियों द्वारा निरंतर सफाई की जा रही है अथवा नहीं, इसका भी निरीक्षण किया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में वृक्ष लगाए जाएं, जिससे कि प्राकृतिक सुंदरता तो होती ही है, साथ ही साथ वह हमें शुद्ध वायु भी प्रदान करते हैं। अब विद्यालय में जुड़े सभी व्यक्तियों को स्वच्छता के विषय में जागरूक किया जाना चाहिए। कक्षा शिक्षण के समय सभी दरवाजे और खिड़कियों को खोल देना चाहिए, जिससे कि कक्षा में शुद्ध वायु का प्रवेश हो सके, सफोकेशन ना हो। अध्यापकों द्वारा विद्यालय में समय समय पर स्वच्छता जागरूकता संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए तथा बालकों को स्वच्छता से संबंधित प्रोजेक्ट भी दिया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है शौचालय। अब विद्यालय में शौचालय के द्वारा व्यक्ति की प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, इसलिए विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में शौचालयों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है पेयजल व्यवस्था। विद्यालय में शुद्ध जल की व्यवस्था होना आवश्यक है, क्योंकि पेयजल की व्यवस्था को वातावरण के अनुकूल रखा जाना भी उचित होगा। जैसे कि गर्मी में ठंडा पानी पीना अधिक पसंद किया जाता है, जबकि सर्दी में थोड़ा गर्म पानी या सामान्य पानी का प्रयोग किया जाता है। तो पीने के पानी को सदैव ढककर ही रखना चाहिए, जिससे कि उसमें किसी प्रकार की गंदगी ना आ सके। अधिक देर तक रखे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और जैसे कि अगर इस तरह के इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिया गया तो अशुद्ध पानी पीने से छात्र बीमार पड़ सकते हैं, जिससे कि अनेक रोग जैसे हैजा, पेचिस, मातोच्छरा एवं आंतरिक स्थूल आदि हो सकते हैं। इसलिए पीने के पानी की शुद्धता अधिक आवश्यक होती है। इसके लिए छात्रों को भी थोड़ा जागरूक किया जाना चाहिए। तो आज ये भौतिक संसाधन जो हैं उनका प्रबंध जो है ये टॉपिक ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट क्लास में हम मानवीय संसाधनों का महत्व पढ़ेंगे। थैंक यू।